नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफल एरिया पर। और आज हमारे साथ जुड़े हैं नरपत सिंह जी जागसा, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपने जो इतनी लंबी जर्नी तय की है, ये सर कैसी रही? सर ये बात है कि मेरी जो शुरुआती पढ़ाई वो ढाणी में हुई थी। मैंने 5वीं से 8वीं तक की पढ़ाई गांव में की। उसके बाद की पढ़ाई मैंने सिटी में की है। 9वीं से लगा के 12वीं तक की पढ़ाई। 12वीं करने के बाद में मैं कोटा गया और कोटा में मैंने पीएमटी की तैयारी की एलन से। 1 साल तक मैंने वहाँ तैयारी की। मुझे लगा कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो इसी दौरान मैंने बायोलॉजी के साथ साथ हमारे वहाँ एक किस्सा हो गया था। हम जिस बिल्डिंग में रहते थे ना, हाँ। वहाँ एक मोबाइल चोरी हो गया। वो ये हुआ कि मोबाइल चोरी हो गया तो वहाँ पुलिस की टीम आई। हाँ। पुलिस की टीम आई, हम सबको, जबकि हम तो पढ़ रहे, सब इंस्पेक्टर आया वहाँ पे, मतलब थानेदार आया उस क्षेत्र का, और वो मतलब रॉब जड़ सबको हमको एक लाइन में खड़ा किया, बैठा के लेके गया थाने में, पूछताछ की सबसे। लेकिन उन पढ़ने वाले बच्चों में से कोई था नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो गैंगे होती है जो रात जब उनको मौका मिलता है चोरी करने वाले वो चोरी करके चले गए। बाद में पता, तो हमें मतलब 5-6 घंटे तक उन्होंने पकड़ के रखा। तो मुझे लगा कि ये काफी दमदार है, डॉक्टर लोग ये ठीक है इलाज करते हैं, पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ता है। ये मैंने एलन में एडमिशन लिया। एलन में मैं 2 महीने लगातार क्लास गया और मुझे बायोलॉजी समझ में आती थी और फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल बहुत कम, नगण्य। हाँ सर, ये राजस्थान के स्टूडेंट्स के साथ रहता है अक्सर, जो गांवों से निकलते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। टेस्ट होते थे तो मेरी रैंक आती थी 1500, 1600, 2000 में से। तो मैंने फिर सोचा कि अब छोड़े, फीस तो पूरी लग गई थी, क्योंकि वहाँ फीस रिफंड का तो वापस सिस्टम नहीं रहता है। फिर जोधपुर आ गया। जोधपुर मैंने यहाँ से बीएससी शुरू की। बीएससी शुरू करने के दौरान मुझे लगा कि जो विज्ञान वर्ग का जो पार्ट है सिविल सेवा के अंदर, मतलब आरएस के अंदर है, सब इंस्पेक्टर के अंदर कम आता है, मतलब 20% आता है। बाकी जो पार्ट्स है 80% वो आर्ट्स से रिलेटेड आता है। तो मैंने इस दौरान 20 में ही बीएससी छोड़ दी और उसी समय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में कला वर्ग के जो स्नातक के प्राइवेट के फॉर्म निकले हुए थे और मैंने फॉर्म भर दिया। हमें जानकारी मिली है कि 2010 में आपका फाइनल लिस्ट में आपका नाम भी आ गया था और फाइनल रूप से आपका नहीं हुआ था, जिसमें आपने एग्जाम भी क्लियर किया था और फिजिकल भी क्लियर किया था। तो वो किस्सा क्या था, उसके बारे में थोड़ा। ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद में रिटन एग्जाम दिया, रिटन में पास हो गया। फिजिकल दिया, फिजिकल में मेरे 100 में से 100 मार्क्स थे। उसके बाद में मैंने साक्षात्कार दिया। साक्षात्कार में मतलब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। साक्षात्कार हो गया। आपने एग्जाम क्लियर किया था बिना किसी कोचिंग के? नहीं, मैंने कोचिंग की थी। मेरे गुरु हैं राकेश जी जैन सर, वो तहसीलदार है, वर्तमान में तहसीलदार है, और उनके निर्देशन में मैंने जनरल नॉलेज की तैयारी शुरू कर दी थी। और हिंदी की तैयारी महेंद्र जी राजपुरोहित हैं, उनके निर्देशन में मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो सर ये बताइए, जब 2010 में आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी और उसके बाद के जो टाइम है उसको आपने कैसे फेस किया? सर 2010 में मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ। उसका 2010 का रिजल्ट 2014 में आया था, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके पीछे 4-5 कारण हैं। एक तो एक साथ 2-3 एग्जामों की तैयारी करना। मेरा बीएड भी साथ में चल रहा था, तो मैंने बीएड को समय दिया। रिटन एग्जाम जब हो रहा था तब मेरा बीएड साथ चल रहा था। उसके बाद में मैं अकेला पढ़ाई करता था, तो मैं अपने आकलन नहीं कर पाया कि मुझे कितना पढ़ना है, बाकी बाहर दुनिया कैसे पढ़ रहे हैं, लड़के कैसे पढ़ रहे हैं। मैं रूम के अंदर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ और मेरे सारे टॉपिक क्लियर है, क्योंकि मैंने न तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, न कहीं टेस्ट देता था। तो मैं अपने मतलब स्वयं के ज्ञान की परख नहीं कर पाया। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अपने गांव में ये धारणा रहती है कि जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू में पहुंचता है तो फिर उसको अपने आप में समझ, जबकि मैंने घर वालों को तो मना कर रखा था, लेकिन आसपास जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के हैं तो उन्होंने बात बता दी थी कि ये साक्षात्कार में थानेदार में। तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो जब भी मैं गाँव जाता था लोग कहते थे आओ थानेदार साहब आओ, जबकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और मुझे बहुत बुरा लगता था। टॉन्ट मार रहे थे। टॉन्ट मार रहे। तो मैंने इसको नेगेटिव वे में न लेकर इसको पॉजिटिव वे में लिया कि भाई अपने को बन के दिखाना है। तो फिर मैंने इसकी तैयारी वापस दुगुने जोश के साथ तैयारी शुरू कर दी। 2010 में भर्ती आई, उसके बाद 2016 में आई, लास्ट 6 साल का गैप। 17-16 के लास्ट में आई, तो 7 साल का गैप हो गया। उसके बाद में भर्ती नहीं आई।
भर्ती नहीं आने से मुझे थोड़ा सा आशा थी कि 7 साल से भर्ती नहीं आई तो हो सकता है गवर्नमेंट छूट देगी, लेकिन जब विज्ञप्ति आई एवरेज हुए, एवरेज हो गए, उन्होंने आयु में छूट भी नहीं दिए, तो फिर मैंने मतलब टीचर की तैयारी शुरू कर दी थी। सर आपके मोटिवेशन को देखकर एक पंक्ति याद आती है कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे बीच रास्ते में बिखर जाऊंगा। इस दौरान आरपीसी ने 2-3 बार एडवर्टाइजमेंट निकाले, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं आ रही थी। मैं हर खबर को ध्यान से पढ़ता था, छूट देने नहीं दे रहे। अच्छा, वो एक्साइटमेंट मन में रहती थी? बिल्कुल मन में रहता था, लेकिन परीक्षा से जस्ट 15 दिन पहले उन्होंने ऐसी छूट दी कि कहा कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था, जो उस समय एलिजिबल नहीं थे, वो लोग फॉर्म भरे। तो परीक्षा मैंने अप्लाई किया और मेरी वही इस दौरान 3 साल की छूट दी गवर्नमेंट ने, 25-3-28 हो गए और मैंने फॉर्म भरा तो मेरी उम्र 26 साल आई और मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। और इस दौरान मुझे लगा कि मैं टीचर तो ठीक है, मैं अब कर लूंगा, लेकिन इसकी तैयारी में 15 दिन रहे, इसमें मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी जो उस समय लास्ट प्रयास में जो असफल हुआ था, उसके बाद जो 2 साल मैंने तैयारी की थी, इसकी बड़ी लगन और गहराई से तैयारी की थी। तो मेरे 15 दिन के अंदर मैंने सारा रिवीजन किया और 15 दिन दिन रात कब हुए ये मुझे पता भी नहीं चला। और उस दौरान आपने टीचर की तैयारी छोड़ दी थी, ओनली 15 दिन रहे थे और 15 दिन ओनली एसआई पे फोकस किया। 15 दिन ये जो थे ये मेरी जिंदगी के अहम थे, क्योंकि मुझे उन लोगों को जवाब देना था जो लोग मुझे हमेशा ये टॉन्ट करते थे खानदार बन गए, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं 15 दिन में ये पूरा काम क्लियर कर दूंगा, पूरा कोर्स कर दूंगा, जीके का पूरा पोर्शन संभाल लूंगा, हिंदी को पूरा पढ़ लूंगा। हिंदी तो मेरे टिप्स पे थी, क्योंकि मैंने उन 2 सालों के दौरान ऐसा कर दिया था कि मैं फर्स्ट रैंक आऊंगा, लेकिन बीच में तैयारी वापस अलग शुरू कर दी। अच्छा, वो वैकेंसी नहीं आई उस वजह से गैप आ गया। तो फिर मुझे 15 दिन के अंदर अंदर ये काम करना था और मैंने पूरा करके दिखाया। अच्छा, मतलब जो 2 साल वो टाइम दिया था वो इन्वेस्टिंग टाइम था, उसका रिजल्ट भले 2 साल बाद आया, लेकिन वो आया जरूर। 2 साल बाद आया, लेकिन मैंने 15 दिन के अंदर वो सारा कवर कर दिया। आपने जो वो 15 दिन शेष बचे थे, 15 दिन टाइमिंग दिया, वो कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, मेरी 2014 में जब मैं असफल हुआ था पिछले अटेम्प्ट में, तो उसके बाद मैंने 2 साल कमरे के अंदर रह के पूरी ऐसी तैयारी कर रखी थी कि एग्जाम कभी भी हो और मुझे निकलना है और उन लोगों को जवाब देना है जो लोग मुझे मतलब थानेदार साहब आओ, थानेदार साहब, जबकि मैं थानेदार नहीं बना था। तो मुझे ऐसा मैंने उनको कभी मुंह तोड़ जवाब, मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आता था और मैं अंदर ही अंदर कहता था कि अब की बार तो मैं करके दिखाऊंगा, और वो था। लेकिन मेरा भाग्य नहीं था कि उस समय एज छूट नहीं मिली, नहीं तो मैं शुरू से ही जब वैकेंसी आई तब से तैयारी शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने फॉर्म भरा, एवरेज होते हुए भी फॉर्म भरा। उसके बाद में मैंने कोर्ट की भी शरण ली, कोर्ट से मैं सूट लेके आया तो एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले उन्होंने मुझे छूट दी इसके एग्जाम की, कि भाई आप बैठ सकते हो, जिन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरे थे। उस दौरान वो मुझे फायदा मिल गया और 15 दिन के अंदर मैंने करंट जीके के अलावा जो मेरे जो सारे पोर्शन थे वो मैंने एक बार में सारे क्लियर कर दिए थे। और मैं उस दौरान मैं टीचर की तैयारी कर रहा था। कहते हैं ना लोग कि जिसमें इंटरेस्ट हो वही तैयारी करनी चाहिए, तो उसमें मेरा क्या है कि जो था इंटरेस्टेड वो सब इंस्पेक्टर में ज्यादा था, टीचर में मेरा ज्यादा मन नहीं लगता। टीचर तो एक मजबूरी थी कि अब क्या करें, साख बसाने के लिए, अपनी इज्जत बसाने के लिए, कि टीचर बन जाए, कुछ नहीं होता टीचर बन जाए। तो इस दौरान ये 15 दिन मुझे, मैंने कहा करो डू एंड डाई। ये 15 दिन कब गए, कब रातें बीती, मैंने अपने परिवार वालों से 1 मिनट के अलावा बात ही नहीं की। भाई उनका फोन आता था तो मैं अटेंड करता था 1 मिनट, बाकी मैं किसी को कॉल नहीं करता था, फोन अंदर ही पड़ा रहता था रूम के अंदर। और मुझे कब पता चला कि एग्जाम की डेट आ गई। मैं अपने भावी जो स्टूडेंट है सब इंस्पेक्टर के, उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी तैयारी करो, आप थोड़ी सी लॉन्ग टर्म तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो कि कभी भी आपको जो तैयारी करो आप उसके साथ साथ में शॉर्ट नोट्स और रखो कि आप 15 दिन के अंदर उनको खंगाल सको। फिर 2020 में इसका रिजल्ट आया, 2020 में रिजल्ट आया तो रिजल्ट अपना पॉजिटिव रिजल्ट आया। लेकिन मेरे आसपास मेरे परिवार, रिश्तेदार, मतलब मेरे परिवार के अलावा, मेरे परिवार में भी मेरे पिताजी के अलावा किसी को पता नहीं था कि मैंने सब इंस्पेक्टर का वो एग्जाम दिया है, क्योंकि पिताजी को पता था कि मैं हर चीज बताता था, उनको विश्वास था। सबसे बड़ी बात है कि इतनी जो बड़ी जर्नी रही है उसमें पिताजी को विश्वास था कि एक दिन ये बनेगा। विशेष रूप से उन लोगों का मैं आभार स्वीकार करूंगा जो समय समय पर मुझे याद दिलाते थे कि मुझे ये सफलता प्राप्त करनी, क्योंकि वो समय समय वो जो लोग टॉन्ट मारते थे ना, उनका विशेष आभार है। सर आपने जो 10 साल का पेशेंस रखा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बीच में कभी मन नहीं किया कि चलो स्टडी छोड़ देते हैं, कुछ और काम कर नहीं, क्योंकि 2010 तक तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ ही था। 2010 में जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसके जस्ट
बाद में जो मुझे असफलता मिली थी, उस असफलता के बाद लोगों के जो कमेंट्स थे ना, उन्होंने मुझे कभी सोने नहीं दिया और मुझे ऐसा टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये करूं। लेकिन मुझे थोड़ा सा निराशा उस समय हुई जब मैं इस सेकंड अटेम्प्ट में मतलब ओवरेज हो गया था, और ओवरेज होने के बाद में थोड़ी, जब गवर्नमेंट ने छूट भी नहीं दी और मैं इसके पात्र नहीं था, तो थोड़ी सी मुझे निराशा जरूर हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने वो फॉर्म भरा और फॉर्म भर के मैंने कोर्ट के माध्यम से छूट ला के इस अटेम्प्ट बैठा और ये सफलता पाई। सर वो कहते हैं ना, जब मंजिल से मोहब्बत हो जाए तो रास्ते आसान हो जाते हैं। सर आप अभी जो प्रेजेंट टाइम में एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर किसी का टारगेट फर्स्ट ईयर से ही अगर सब इंस्पेक्टर ही है, तो उसको फर्स्ट ईयर से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जब आदमी फर्स्ट ईयर में होता है तो 17 साल का आसपास होता है और ग्रेजुएशन करते करते वो 20 साल तक पहुंच जाता है। तो उसको फर्स्ट ईयर से वो तैयारी करेगा, तब उन अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ पाएगा जो अभ्यर्थी नेक्स्ट वैकेंसी जो वैकेंसी गई है उसमें कुछ नंबरों से रह गए थे। उनसे मुकाबला करने के लिए उनको दुगनी ताकत से जुड़ना पड़ेगा, फर्स्ट ये बात है। उसके बाद अभ्यर्थी को सबसे ज़्यादा हिंदी के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। उसके अलावा जो है जीके के ऊपर भी देना चाहिए, लेकिन जीके के ऊपर उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, कौन से क्वेश्चन छोड़ने कौन से क्वेश्चन करने। हिंदी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 180 नंबर ला सकते हैं, 80 प्लस नंबर ला सकते हैं 200 में से, जबकि जीके में आप कितना भी करोगे तो 160 140 ही मार्क्स आएंगे आपके, क्योंकि आप कुछ गलतियां हो जाएगी आपसे। तो जीके के अंदर तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, 60% क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो आपको इजी गोइंग, आप सरफेस से पढ़ोगे तो भी आपको इजी गोइंग आप पेपर में से कर लोगे। लेकिन हिंदी के अंदर जो 100 सवाल क्वेश्चन आएंगे उसमें आप 90 क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाओगे, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होने चाहिए कि मैं हिंदी के अंदर क्या है कि विद्यार्थी जब पेपर सॉल्व करता है तब उसको ऐसा लगता है कि आज तो सारे सही हो रहे हैं, लेकिन ऐसे करते 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 15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि वो 80 के अंदर आ गया, तो रेस से बाहर हो जाता है। हाँ, और वो रेस से बाहर हो जाता है। जब हिंदी में कई विद्यार्थियों के 190 नंबर होते हैं और जीके में 130 होते हैं तो भी सिलेक्शन होता है। और तो यही सबसे बड़ी बात है कि हिंदी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस देना है, उसके बाद में जीके के ऊपर भी। वैसे सब इंस्पेक्टर में तीनों चरण महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ये लिखित परीक्षा का जो पहला चरण है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% इसी के ऊपर सारा दारोमदार है। अगर आप आधे अधूरे मन से तैयारी करोगे तो फिर वो फिजिकल तक पहुंचोगे, इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। अगर इंटरव्यू कॉल भी हो जाएगा तो फिर फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इतनी मार्किंग नहीं होगी। जब मार्किंग अच्छी होगी आपकी रिटन एग्जाम के अंदर, और उसके बाद में सेकंड, जब फर्स्ट अटेम्प्ट आप कर लो, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर दुगुने तिगुने जोश के साथ फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। फिजिकल की तैयारी होने के बाद इंटरव्यू में आपको बोर्ड आपको मिनिमम मार्क्स भी देगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इस सफलता में योगदान रहा उन तमाम लोगों का जो हमेशा मुझे समय समय पर ये सोचने के लिए मजबूर करते थे कि मुझे कुछ बनना ही है। क्योंकि जब भी मैं गांव जाता था तो मुझे याद दिलाते थे क्या कर रहे हो आजकल, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं था। मेरे मन में था कि ये पूछ रहे हैं मेरे से, क्या पूछना चाहते हैं। वो मेरे नज़दीक आते थे लेकिन मैं उनको बस कोई दूसरी बात में उलझा देता था। मुझे पता था कि वो लोग क्या पूछना चाहते हैं, कि भाई आजकल क्या चल रहा है, तो कुछ कर नहीं रहा है, फेल हो रहा है लगातार। लेकिन मुझे पता था कि मुझे बढ़ना है और इनको जवाब देना है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट के बीच में जो सफलता का दौर रहा, उस दौरान मैं कभी अपने गांव के बस स्टैंड नहीं उतरा हूँ। बस स्टैंड से जस्ट पहले उतरता था, क्योंकि उन लोगों के क्वेश्चन फिक्स तैयार रहते थे। बस से उतरते ही सबसे पहले यही क्वेश्चन करते थे, आजकल क्या चल रहा है और आजकल क्या चल रहा है। लेकिन मैं उस बात को अच्छी तरह समझता था, मैं कहता बस ठीक है चल रहा है। लेकिन मैं उस बात को अच्छी तरह से समझता था कि ये मेरे को किस चीज के लिए कह रहे हैं कि भाई अब पर मेरा वक्त एक दिन जवाब जरूर देगा। हाँ, लेकिन मुझे खुद के ऊपर विश्वास था कि मैं एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त करूंगा। इस तरह उन लोगों का विशेष योगदान है और आज भी मैं उनका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इस सफलता के प्रति। सर पुलिस विभाग में रहते हुए ऐसी कोई घटना घटी हो जब सबसे ज्यादा खतरा हुआ हो या सबसे ज्यादा खतरा फील हुआ हो, ऐसा कोई किस्सा? सर अभी तो मेरी यात्रा शुरू हुई है, ज़्यादा कुछ मैं दूर तक नहीं चला हूँ। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं इन बिटवीन ट्रेनिंग था और ट्रेनिंग के दौरान मंडोर
ट्रेनिंग सेंटर के पास में ही जस्ट राव जी की गैर महोत्सव था, वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी थी। हम सब अधिकारी थे, 100 अधिकारी थे उसमें, कई आईपीएस और इसके अलावा आरपीएस और सब इंस्पेक्टर्स थे। तो उस गैर महोत्सव के दौरान क्या होता है कि जो राव जी होता है उसको सबसे पहले उस कुंड के अंदर कूदना होता है। तो उससे पहले अगर किसी को कूदने नहीं देना होता है तो उसके अंदर पूरी पुलिस सुरक्षा के दौरान होता है। तो जितने मैं वहाँ गया तो अधिकारी के तौर पर गया था, बाकी साथ में जो थी वो सिपाही थे। टीम थी। तो मेरे पास ऐसा कुछ हथियार नहीं था, जबकि हथियार के लिए बोला गया था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली हथियार गाड़ी के अंदर ही रख के चला गया। और उस दौरान जो गैर की जो टोलियां आ रही थी उन सब के पास ऐसे ऐसे डंडे थे। अब वहाँ व्यवस्था बिगड़े तो मतलब पुलिस प्रशासन के ऊपर ही पूरा आता है कि भाई पुलिस प्रशासन की वजह से आपस में लड़ाई, जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन में आपस में लड़ाई हुई, तो पुलिस वजह से हुई है। उस दौरान वो आपस में लड़ रहे थे। उस समय ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पूरी भीड़ पुलिस विभाग के ऊपर ही मतलब कर दे, हमला कर दे, क्योंकि जो हमारे साथ जो आईपीएस सर थे उनका यहाँ से बैज उखेड़ दिया था उस भीड़ तंत्र ने। पुलिस के ऊपर भी अटैक हो गया था। फिर बाद में लाठीचार्ज करे तो भी वो राजनीतिक जो गरज है वो, क्योंकि मुख्यमंत्री का वो इलाका है और उससे भी वो अधिकारी इस बात से संदेह में रहते हैं कि कहीं नोटिस न मिल जाए कि भाई आपने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाए। हाँ, कि आपने वहां सही तरीके से भीड़ को काबू नहीं किया। तो पुलिस इधर उधर थी, इस समय थोड़ा सा डर लगा था। बाकी ऐसा कुछ नहीं, हमने उस पूरी व्यवस्था को बाद में संभाला और सारा सिस्टमेटिक ढंग से उस गैर का संचालन। सर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फनी इंसिडेंट रहा हो या ऐसा कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हैं? सर है, मैं एक दिन ये मेरे निजी जीवन से संबंधित है और प्लस जो आसपास के एरिया से रिलेटेड है। ये मैं एक दिन शाम के समय 7-1 बजे के बाद आसपास 7:30 के आसपास अपने मेरा क्वार्टर है जो ऊपर है, तो वहाँ से नीचे आ रहा था। तो नीचे एक क्या हुआ कि सांप बैठा था। तो मैं वहाँ से गुजरा और मैंने देखा सांप बैठा है। तो मैंने धीरे से अपने कदम, मैं एकदम से उछल गया और धीरे से दूर चला गया। फिर मैंने मेरी लाइन के अंदर ही पुलिस कमांडो रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने जिनके घर के जस्ट बाहर बैठा था तो मैंने उनके घर वालों को सूचित किया सही से आपके कि भाई इधर से बाहर नहीं निकलना है, और आपके जो बूढ़ी माँ है उनको भी इधर से बाहर, इधर का गेट मत खोलना, आपके जस्ट गेट के बाहर एक सांप बैठा है और आप अभी मैं अभी नया आया हूँ और उन कमांडोज को फोन करो जो यहाँ आए और इस सांप को पकड़े। तो उन शेख साहब ने क्या किया कि कमांडोज के जो बॉस है ना उनको फोन किया। तो बॉस आए, बॉस जो कमांडो के जो ऊपर लगे हुए थे बॉस, वो आए और वो भी हमारे रैंक के अधिकारी थे। वो आए और उन्होंने क्या किया कि वो फोन पे बात कर रहे थे और उनके क्या हुआ था, वो धीरे धीरे आए और वो फोन पे बात कर रहे थे। तो सांप जैसे उसकी आवाज़ सुनी तो वो सांप इधर से रवाना हो गया। उन्होंने फोन पे बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि उनका जो है इंस्ट्रूमेंट इधर, जैसे सांप नजदीक आ रहा है वो कर रहे हैं गोपाल गोपाल गोपाल। तो वो कहने लगे गोपाल गोपाल गोपाल। तो मैंने सोचा कि कोई सांप पकड़ने की विधि है, कमांडोज की कोई विशेष विधि है। मुझे नहीं, मंत्र हो गया। हाँ, नहीं, मुझे लगा कि गोपाल गोपाल करते तब सांप हो सकता है उसके पास में आ जाए कि बैठ जाएगा। तो मैं उधर खड़ा था और मैंने देखा कि सांप तो जा रहा है और वो गोपाल गोपाल करते रहे। गोपाल जैसे जैसे सांप आगे खिसकता गया। अब मैंने सोचा कि वो सांप बैठेगा, क्योंकि ये सांप पकड़ने की कोई टेक्निक होगी। कमांडोज में हमारे को सिखाते हैं कि सांप कैसे पकड़ते हैं। जो बेसिक कमांडो उस पर नहीं सिखाते, लेकिन जो एडवांस होता है उसके अंदर ये सब सिखाते हैं कि सांप को कैसे पकड़ा जाए। सांप रेस्क्यू उसका नाम होता है, उसका सांप रेस्क्यू। लेकिन उन्होंने गोपाल गोपाल किया, वो फोन पे बातें कर रहे थे, मुझे नहीं पता। उन्होंने जैसे जैसे सांप आगे खिसक रहा था उन्होंने कहते कि गोपाल गोपाल गोपाल। मैंने सोचा सांप पकड़ रहे हैं, लेकिन वो सांप धीरे धीरे से निकल गया और धीरे धीरे से दीवार के अंदर एक बिल था वहां घुस गया। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे पता चला कि ये फोन पे बातें कर रहे थे और उधर से कमांडो आए। कमांडो ने कहा सांप कहाँ है? मैंने कहा सांप अंदर। सफल एरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट करके बता सकते हैं।